नमस्कार प्रिय साथियों। एस आर ग्रुप पे पैशन एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। तो मित्रों, अपने रीट मुख्य परीक्षा 2023 से संबंधित टॉपिक चल रहे हैं और इसमें हम देख रहे हैं सूचना तकनीकी। इससे संबंधित जितने भी पार्ट दिए हुए हैं, 3 पार्ट आपके पूर्णतया कंप्लीट हो चुके हैं और चौथा पार्ट है सूचना प्रौद्योगिकी के आधार। इसी में अपना टॉपिक जारी है मित्रों। 3 वीडियो इसके बन चुके हैं और ये आज का अंतिम वीडियो होगा। इस टॉपिक में लास्ट टाइम में आपने पढ़ा था कंप्यूटर के जो भौतिक भाग हैं उनके बारे में, सीपीयू की सामान्य जानकारी, मेमोरी क्या होती है, कितने इसके प्रकार हैं, सॉफ्टवेयर क्या है, हार्डवेयर क्या है और सॉफ्टवेयर के प्रकार हैं, कंप्यूटर भाषाएं, ऑपरेटिंग सिस्टम। तो इन सभी के बारे में अच्छे से जान लिया था। आईसीटी पढ़ रहे हैं मित्रों। आईसीटी की फुल फॉर्म आपको पता है, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। कम्युनिकेशन जहाँ पर आ रहा है तो इसका मतलब इनपुट आउटपुट तथा संग्रहण युक्तियाँ ये भी आपको पढ़नी होंगी क्योंकि ये संबंधित हैं कम्युनिकेशन से। देखिए क्या होती है इनपुट आउटपुट तथा संग्रहण युक्तियाँ। इनपुट एवं आउटपुट युक्तियाँ कंप्यूटर तथा मानव के मध्य संपर्क बनाने के साधन हैं, जबकि संग्रहण युक्तियाँ डाटा, सूचना आदि के भंडारण का कार्य करती हैं। कंप्यूटर और मानव के मध्य संपर्क कौन करती हैं? इनपुट और आउटपुट युक्तियाँ। और जो संग्रहण युक्तियाँ हैं वो करती हैं डाटा, सूचना आदि के भंडारण का कार्य। सबसे पहले देखते हैं इसमें संग्रहण युक्तियाँ यानी स्टोरेज डिवाइसेज। कंप्यूटर के डाटा और प्रोग्राम तत्कालिक तथा भविष्य के उपयोग हेतु संग्रहित करके रखे जाते हैं। जिन माध्यमों में इन्हें संग्रहित किया जाता है उन्हें 2 भागों में विभाजित किया जा सकता है। पहला है आपका प्राथमिक संग्रहण माध्यम यानी प्राइमरी स्टोरेज मीडिया, तथा दूसरा दे रखा है द्वितीयक संग्रहण माध्यम यानी सेकेंडरी स्टोरेज मीडिया। तो कहने का मतलब यही है मित्रों, जो भी डाटा और प्रोग्राम हैं कंप्यूटर में उनके भविष्य के उपयोग के लिए उनको संग्रहित करना, और जिन माध्यमों के द्वारा इनको संग्रहित किया जाता है उन्हें 2 भागों में विभाजित किया जा सकता है, एक प्राइमरी स्टोरेज मीडिया और दूसरा सेकेंडरी स्टोरेज मीडिया। प्राथमिक संग्रहण माध्यम में डाटा और प्रोग्राम केवल तात्कालिक रूप से संग्रहित किए जाते हैं। तात्कालिक यानी तुरंत प्रभाव से। कंप्यूटर की मेमोरी प्राथमिक संग्रहण माध्यम का उदाहरण है, जिसका अध्ययन हम पूर्व अध्याय में कर चुके हैं। मेमोरी के बारे में आपने पढ़ लिया था अच्छे से। ये प्राथमिक संग्रहण माध्यम का उदाहरण है, यानी जो भी इनपुट हैं उनको डाला गया, उनको स्टोर कर लिया। ये कार्य किसका है? मेमोरी का है। द्वितीयक संग्रहण माध्यम के अंतर्गत वे युक्तियां सम्मिलित की जाती हैं जिनमें डाटा, प्रोग्राम और प्रक्रिया परिणामों को तत्कालिक तथा भविष्य में बार बार उपयोग हेतु स्थायी रूप से संग्रहित करके सुरक्षित रखे जाते हैं। यहाँ हम ऐसी ही कुछ प्रमुख युक्तियों के बारे में अध्ययन करेंगे। तो प्राथमिक संग्रहण माध्यम का तो कार्य इतना ही है मित्रों कि जो भी इनपुट हैं उनको मेमोरी में स्टोर करना। बाकी जो द्वितीय स्टोरेज है वहाँ पर डाटा हो चाहे प्रोग्राम हो, अनेक प्रकार की जो प्रक्रियाएं हैं, क्रियाएं हैं, वो उनके जो परिणाम हैं तात्कालिक तथा भविष्य में बार बार उपयोग हेतु स्थायी रूप से उनको संग्रहित करके सुरक्षित रखा जाता है। फ्लॉपी डिस्क देखिए, इसमें फ्लॉपी डिस्क हो सकता है कंप्यूटर सर्वप्रथम आप पढ़ रहे हैं तो बार बार पढ़ने की आवश्यकता होगी, ऊब भी सकते हैं, क्योंकि शुरुआत में जो नई चीज़ होती है मित्रों उसमें थोड़ी सी परेशानी आती है और बेसिक ज्ञान हो जाएगा आपको तो उसके बाद में इसमें किसी प्रकार की प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो अच्छे से देखें, दिमाग को स्थिर रख के और फिर देखें। फ्लॉपी डिस्क माइलर प्लास्टिक से निर्मित एक वर्ताकार चकती होती है। वर्ताकारी चकती जिसकी सतह पर आयरन ऑक्साइड यानी एक चुंबकीय पदार्थ है उसका लेपन होता है। इसकी दोनों सतहों पर भी हार्ड डिस्क के समान सहकेंद्रीय ट्रैक्स और सेक्टर्स होते हैं। डाटा इन्हीं ट्रैक्स और सेक्टर्स में संग्रहित होता है। तो ये कुछ ट्रैक्स और सेक्टर होते हैं इसमें दोनों सतहों पर जो भी हार्ड डिस्क है।
और इस पर आयरन ऑक्साइड का लेपन होता है। वर्ताकार चकती के रूप में होती है, प्लास्टिक से निर्मित। फ्लॉपी डिस्क की सुरक्षा हेतु इसे प्लास्टिक के आवरण में रखा जाता है, जो इसे खरोंच आदि से बचाता है। इसके आवरण में एक भाग खुला होता है, जिससे रीड या राइट हेड डाटा को डिस्क पर संग्रहित या फिर प्राप्त कर सकें। इस खुले भाग को एक्सेस विंडो कहते हैं। जो भी खुला हुआ भाग है, इसके आवरण में एक भाग खुला होता है। दो भाग होते हैं और दोनों भागों में से एक भाग क्या होता है, खुला होता है। इसी को क्या कहते हैं, एक्सेस विंडो कहते हैं, जो खुला हुआ भाग है। फ्लॉपी डिस्क और उसके आवरण में एक छिद्र होता है, जिसे इंडेक्स होल कहते हैं। इसमें एक छिद्र होता है, उसको होल कहते हैं। खुले हुए भाग को एक्सेस विंडो कहते हैं। तो ये नाम तो आपको याद करने पड़ेंगे मित्रों। इसमें जैसे ये आपकी फ्लॉपी डिस्क है और एक साइड से खुली हुई है यहाँ से, तो उसको तो बोल देंगे एक्सेस विंडो। और एक जो इसमें छेद है, उस छेद को कहेंगे इंडेक्स होल। ये समझने के लिए है सिर्फ डायग्राम। इंडेक्स होल जब भी फोटो सेंसर के नीचे आता है, तो इसका अर्थ होता है कि रीड या फिर राइट हेड अब वर्तमान ट्रैक के प्रथम सेक्टर पर स्थित हो गया है। ये देख सकते हैं आप फ्लॉपी डिस्क की फोटो नीचे। पहले पढ़िए इसको, देखिए। फ्लॉपी के एक और कुछ भाग कटा हुआ होता है, जिसे राइट प्रोटेक्ट नोच कहते हैं। राइट प्रोटेक्ट नोच, कटे हुए भाग को। ये देखिए यहाँ पर दिखा रखा है, ये इस साइड में ये जो कटा हुआ भाग है, इसको कहते हैं राइट प्रोटेक्टेड नोच। और ये आपकी फ्लॉपी डिस्क है पूरी। यहाँ पर एक छेद है इसमें बीच में, देखिए। और एक साइड का इसका खुला हुआ भाग रहता है। इसका उपयोग डिस्क पर डाटा को राइट या संग्रहण से बचाने में किया जाता है। जब ये नोच खुला होता है, तब हम डाटा को पढ़ भी सकते हैं और लिख भी सकते हैं। किंतु जब इसे किसी स्टिकर या टेप से बंद कर दिया जाता है, तो डिस्क पर डाटा को केवल पढ़ा जा सकता है, लिखा नहीं जा सकता है। तो ये कुछ खासियत है इसकी। जब नोच खुला होता है, तब तो डाटा को पढ़ सकते हैं और लिख भी सकते हैं। लेकिन जब स्टिकर या टेप से इसको बंद कर दिया जाता है, तो डाटा को केवल पढ़ा जा सकता है, लिखा नहीं जा सकता है। अच्छे से देखिए डायग्राम को। इसके बाद में नीचे दे रखा है मित्रों, फ्लॉपी डिस्क संग्रहण क्षमता कम होती है इसकी। संग्रहण यानी एकत्रित इकट्ठा करने की जो कैपेसिटी है, स्टोरेज करने की जो कैपेसिटी है, वो कम है। इसमें केवल 1.44 MB डाटा संग्रहित किया जा सकता है, बहुत ही कम है 1.44 MB। फ्लॉपी पानी, अधिक ताप एवं चुंबकीय क्षेत्र में रखने से खराब हो जाती है। तो ये ध्यान रखने वाली बात है कि अगर पानी में रख दिया, अधिक टेम्परेचर में रखा गया, इसको चुंबकीय क्षेत्र यानी चुंबक के संपर्क में रखा गया, जैसे ये चुंबक है, और इसका जो ये क्षेत्र है मित्रों, इसके आसपास का, इसको क्या कहते हैं, चुंबकीय क्षेत्र कहते हैं। तो इसके आसपास वाले क्षेत्र में अगर इसको रखा गया चुंबकीय क्षेत्र में, तो ये खराब हो जाएगी। जोर से आपने पटक दिया, मैग्नेटिक पदार्थ के हाथ लगाने से भी इसका डाटा खराब ही हो जाता है। अतः इनके उपयोग में काफ़ी सावधानी बरतने की आवश्यकता रहती है। तो ये कुछ फ्लॉपी डिस्क से जुड़ी हुई बातें हैं, ध्यान रखनी है। मुख्य मुख्य जो मोटा मोटी तौर पर हैं, उनको ध्यान रखें आप। नेक्स्ट है आपका हार्ड डिस्क। फ्लॉपी डिस्क, हार्ड डिस्क किसको कहते हैं हम? हार्ड डिस्क छोटे कंप्यूटर जैसे माइक्रो कंप्यूटर है एवं मिनी कंप्यूटर में डाटा संग्रहण के लिए काम में ली जाती है। डाटा को स्टोर करने के लिए कौन से कंप्यूटर में? माइक्रो कंप्यूटर या फिर मिनी कंप्यूटर, छोटे कंप्यूटर में। यह सिस्टम यूनिट के अंदर लगी होती है। इसकी अत्यधिक संग्रहण क्षमता के कारण इसे मास स्टोरेज डिवाइस तथा सिस्टम यूनिट के अंदर लगे होने के कारण ऑनलाइन स्टोरेज डिवाइस भी कहते हैं। अत्यधिक जो संग्रहण क्षमता है, उसके कारण तो इसको कहते हैं मास स्टोरेज डिवाइस, और सिस्टम यूनिट के अंदर लगे होने के कारण कहते हैं ऑनलाइन स्टोरेज डिवाइस। तो ये नाम भी ध्यान में रखें। वर्तमान में 160 GB, 500 GB और 1 TB यानी टेराबाइट, GB का मतलब होता है गीगाबाइट, संग्रहण क्षमता की हार्ड डिस्क अधिक प्रचलित है।
तो ये कैपेसिटी है मित्रों संग्रहण करने की इनकी, इतना डाटा स्टोर इनमें किया जा सकता है। हार्ड डिस्क पर बहुत सी सूचनाएं स्थायी रूप से संग्रहित होती हैं। स्थायी रूप से यानी एक बार स्टोर कर दिया तो फिर उनको मिटाना असंभव होगा, उसको कहते हैं स्थायी रूप से। ऑपरेटिंग सिस्टम, कंपाइलर, असेंबलर, डाटाबेस, एप्लीकेशन प्रोग्राम आदि भी हार्ड डिस्क पर ही संग्रहित होते हैं। ये सभी आपने पढ़ लिए हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम हो, कंपाइलर, असेंबलर, डाटाबेस, एप्लीकेशन प्रोग्राम, सभी को इस टॉपिक में पढ़ा दिया गया है पहले, तो आपने देखा होगा वीडियो। अतः हार्ड डिस्क सर्वाधिक प्रचलित, आवश्यक एवं स्थायी संग्रहण युक्ति है। सर्वाधिक प्रचलित है और आवश्यक भी है, क्योंकि ये देखिए इतनी चीज़ें तो इसमें ही संग्रहित रहती हैं और भी बहुत कार्य है। हार्ड डिस्क में एल्यूमिनियम या अन्य धातु से निर्मित चकतियों या डिस्क प्लेटर का समूह होता है। एल्यूमिनियम हो या अन्य धातु से निर्मित चकतियों या डिस्क प्लेटर का समूह इसमें लगा रहता है। प्रत्येक प्लेटर पर चुंबकीय आयरन ऑक्साइड का लेप किया होता है। प्लेटर्स की दोनों सतहों पर सहकेंद्रीय ट्रैक्स और सेक्टर होते हैं। डाटा इन्हीं ट्रैक्स एवं सेक्टर में संग्रहित रहता है। सभी डिस्क प्लेटर एक स्पिंडल में पिरोई होती हैं। ये आपकी हार्ड डिस्क है, इस प्रकार की होती है मित्रों। हार्ड डिस्क की आंतरिक संरचना है, रीड राइट हैंड है, एक्सेस आर्म है, प्लेटर है, स्पिंडल है, ये सभी इसमें लगे रहते हैं। आगे दे रखा है प्रत्येक प्लेटर का अलग से रीड एंड राइट हेड होता है। सभी रीड राइट हेड्स एक ही भुजा या आर्म पर कंधे नुमा संरचना में लगे रहते हैं। जिस प्रकार से आपका कंधा होता है उसी प्रकार से इस भुजा को एक्सेस आर्म कहते हैं। देखिए ऊपर पुनः देखिए, ये देखिए आपका जिस प्रकार से कंधा मुड़ा हुआ होता है उसी प्रकार से ये लगे रहते हैं, इसको बोलते हैं एक्सेस आर्म। और रीड राइट हेड ये है आपका, इसी पार्ट पर लगे रहते हैं, एक्सेस आर्म इसको बोलते हैं। प्रत्येक हेड घूमती हुई डिस्क की सतह पर उपयुक्त ट्रैक पर पहुंच जाता है। इस प्रकार डाटा रीड या राइट करने की क्रिया सीधी होती है। प्रत्येक डाटा की स्थिति का एक पता या डिस्क एड्रेस होता है, जिसमें सतह संख्या, ट्रैक संख्या और सेक्टर संख्या होती है। इसी की सहायता से एक्सेस आर्म डाटा को खोजता है। तो एक्सेस आर्म डाटा को किस प्रकार से खोजता है, उसकी सतह की संख्या कितनी है, ट्रैक संख्या कौन सी है, सेक्टर संख्या कौन सा है, उसके आधार पर खोजता है। हार्ड डिस्क एवं रीड राइट हेड भी ये सभी एक हवाबंद चेंबर में सील होते हैं, जिससे वहां तक धूल नहीं जा पाती है। यह चेंबर बाहर से देखने में लंच बॉक्स जैसा लगता है। देखिए लग भी रहा है आपको, ये बाहर से देखने पर कैसा लगता है, लंच बॉक्स की तरह। अब देखिए मित्रों सीडी रोम नेक्स्ट है। सीडी रोम पढ़ना तो होगा, 10 नंबर के क्वेश्चन आएंगे इसमें से। कहाँ से आएंगे ये तो देखिए किसी को नहीं पता है, टॉपिक अपन पढ़ सकते हैं। सीडी रोम या कॉम्पैक्ट डिस्क। सीडी रोम एक प्रकाशीय संग्रहण युक्ति है, ऑप्टिकल स्टोरेज डिवाइस, जिसमें संग्रहित डाटा को केवल पढ़ा जा सकता है। रोम शब्द रीड ओनली मेमोरी का संक्षिप्त रूप है। सीडी रोम में लेजर किरणों की सहायता से डाटा को रीड और राइट किया जाता है, उसको पढ़ा जाता है। किस किरणों की सहायता से, लेजर किरणों की सहायता से। जो भी डाटा है यह डिस्क रेजिन जैसे पदार्थ पॉलीकार्बोनेट से बनी रहती है या बनी होती है। तो आपको पूछ लिया जाए कि जो कॉम्पैक्ट डिस्क है या सीडी रोम है ये किस पदार्थ से बनी रहती है, तो रेजिन जो पदार्थ है उससे बनी हुई होती है, पॉलीकार्बोनेट से। इसकी सतह पर एल्यूमिनियम यौगिकों का लेपन होता है, जिससे इसमें प्रकाश को परावर्तित करने का गुण आ जाता है। एल्यूमिनियम एक धातु है, जब प्रकाश धातु से टकराएगा धातु में चमक होने के कारण प्रकाश परावर्तित हो जाएगा मित्रों, और यही दिया हुआ देखिए। इससे
प्रकाश को परावर्तित करने का गुण आ जाता है। डाटा संग्रहण की प्रक्रिया में सीडी रोम को परावर्तक सतह पर उच्च तीव्रता यानी 25 मेगावाट वाली लेजर किरण डाली जाती है, जिससे वहां पर एक अति सूक्ष्म गड्ढा या पिट बन जाता है। ये सीडी तो सभी जानते हैं मित्रों, देखा होगा आपने। यहाँ पर जो एक खड्डा बनाते हैं लेजर की सहायता से बनाते हैं, इसमें यह पिट एक बिट का सूचक है। सतह पर जहां पर पिट नहीं है वह 0 बिट का सूचक है। ऐसे पिट रहित स्थल को लैंड कहते हैं। क्या कहते हैं? लैंड कहते हैं। ऐसे 0 स्थल को क्या कहते हैं? लैंड। तो ये याद रखें, बीच में खड्डा सा होता है, सभी ने देखा होगा। और ये सीडी रोम ड्राइव है, इसको चलाने के लिए पास में ही। सीडी रोम में डाटा को डिस्क से पढ़ने के लिए कम तीव्रता यानी 5 मेगावाट वाली लेजर किरणें डाली जाती हैं। परावर्तित लेजर किरणों को फोटो डिटेक्टर द्वारा जांचा जाता है। लेंस से परावर्तित किरण की तीव्रता में कोई अंतर नहीं आता, किंतु पिट से परावर्तित किरण अनेक दिशाओं में फैल जाती हैं, जिससे पिट की उपस्थिति का पता चल जाता है कि कहाँ पर स्थित है। परावर्तित प्रकाश के इस अंतर को विद्युत संकेतों 0 और 1 बिट में परावर्तित कर लिया जाता है, जिससे डाटा की जानकारी हो जाती है। आपका कंप्यूटर हो, वह डाटा को पढ़ता है 0 और 1 के रूप में, और इनको 0 और 1 में जो परावर्तित प्रकाश होता है उसके अंतर को विद्युत संकेतों में परिवर्तित करके डाटा की जानकारी को प्राप्त कर लिया जाता है। सीडी रोम में भी डाटा संग्रहण के लिए ट्रैक्स का उपयोग किया जाता है। ये ट्रैक सेक्टर में बंटे रहते हैं, यानी अनेक इनके सेक्टर होते हैं, किंतु सीडी रोम के ट्रैक्स फ्लॉपी डिस्क या हार्ड डिस्क की तरह बंद न होकर निरंतरता लिए होते हैं, जिनकी लंबाई लगभग 5 किलोमीटर होती है। ये सर्पिलाकार रूप में व्यवस्थित होते हैं। सीडी रोम की संग्रहण क्षमता अधिक होती है। संग्रहण क्षमता ये क्या होती है? अधिक है। एक सीडी रोम में 650 MB तक डाटा संग्रहित किया जा सकता है। इसकी डाटा स्थानांतरण दर भी अधिक होती है। डाटा को स्थानांतरण यानी दूसरी जगह शिफ्ट करने के लिए ये जो दर है वो भी अधिक होती है। सीडी रोम का उपयोग मल्टीमीडिया, कंप्यूटर गेम्स आदि में किया जाता है। आजकल सीडी रोम का उपयोग विभिन्न शैक्षणिक जानकारियाँ, चित्र आदि के संग्रहण हेतु भी बहुत अधिक हो रहा है। तो ये आपका सीडी रोम है। अब देखते हैं डिजिटल वीडियो डिस्क। डिजिटल वीडियो डिस्क, ये देखिए डीवीडी आपकी देखने में बिल्कुल सीडी जैसी ही लगती है, लेकिन दोनों में कई भिन्नताएं हैं। डीवीडी में सीडी की अपेक्षा 7.5 गुना अधिक डाटा संग्रहित किया जा सकता है। तो ये याद रखें, ये जो भी दिया हुआ है 7.5 गुना, कितना ज़्यादा पूछ लिया जाए तो आपका जवाब आपको पता होना चाहिए। एक साधारण डीवीडी की संग्रहण क्षमता लगभग 4.7 GB होती है। कुछ डीवीडी तो 17 GB तक है डाटा संग्रहण किया जा सकता है। डीवीडी का व्यास कितना होता है? 4.7 इंच। ये देखिए, ये जो दूरी होती है ये डीवीडी है आपकी, ये जो दूरी है वो इसका व्यास है। तो ये कितनी होती है? 4.7 इंच। फिर भी इसमें 17 GB तक डाटा स्टोर किया जा सकता है। सीडी की तरह डीवीडी पर भी डाटा ट्रैक्स के रूप में संग्रहित किया जाता है, जो कई सेक्टरों में बंटे होते हैं, किंतु डीवीडी में सीडी की तुलना में पिट्स का आकार बहुत अधिक सूक्ष्म तथा ट्रैक्स के मध्य की दूरी ये भी बहुत कम होती है। जो पिट्स का आकार है वो तो अधिक होता है, अधिक सूक्ष्म, और ट्रैक्स के मध्य की दूरी बहुत ही कम होती है। फलस्वरूप डीवीडी की क्षमता सीडी की तुलना में बहुत अधिक बढ़ जाती है। अब मान लीजिए मित्रों, ये छोटे छोटे पिट्स हैं। अगर छोटे पिट्स होंगे तो बहुत ज़्यादा आ जाएंगे छोटी सी जगह में, और उसी प्रकार से आपकी सीडी में जो पिट्स होते हैं वो बड़े होते हैं तो कम आएंगे, तो डाटा भी स्टोर क्या होगा? कम होगा। इसी प्रकार से इसमें छोटे छोटे सूक्ष्म पिट्स होते हैं, जिसके कारण से अत्यधिक मात्रा में डाटा को स्टोर किया जा सकता है डीवीडी में। डीवीडी की एक और विशेषता यह है कि यह रीड लेयर के फोक्स को बदलकर एक से लेयर के फोक्स को बदलकर एक से अधिक तथ्यों को रीड कर सकता है, पढ़ सकता है।
डीवीडी में डाटा दो परतों में लिखा जाता है। इससे इसकी संग्रहण क्षमता में और वृद्धि हुई है। इसकी उम्र भी सीडी की भांति कम से कम 10 वर्ष है। यानी डीवीडी जो आपकी डीवीडी है 10 वर्ष तक खराब नहीं होती है। यह आंकड़ा है। डीवीडी रीड राइट करने के लिए डीवीडी ड्राइव की आवश्यकता होती है। डीवीडी ड्राइव सीडी को भी रीड एवं राइट कर सकती है। नमी, तापमान जैसे पर्यावरणीय कारक सीडी की तरह डीवीडी को भी प्रभावित नहीं करते हैं, किंतु इसे खरोंच से बचाना आवश्यक है। जैसे ये सीडी या डीवीडी है तो खरोंच नहीं लगनी चाहिए, रगड़न नहीं होनी चाहिए दूसरी सतह से इसकी। खरोंच से डीवीडी पूर्णतः बेकार हो सकती है। धूल भी डीवीडी को रीड करने से बाधा उत्पन्न करती है, अतः इसे हमेशा कवर में रखना चाहिए। देखिए डीवीडी ड्राइव आपका। इसके बाद में है फ्लैश ड्राइव या पेन ड्राइव। पेन ड्राइव सभी जानते हैं पेन ड्राइव के बारे में। इसमें भी डाटा स्टोर ही किया जाता है। यह डाटा स्थानांतरण एवं संग्रहण के लिए एक आश्चर्यचकित करने वाली विशेषताओं से युक्त नवीनतम युक्ति है। डाटा स्थानांतरण एवं संग्रहण के लिए अब तक प्रचलित युक्तियों जैसे फ्लॉपी, जिप, डिस्क, सीडी आदि प्रत्येक के साथ अपनी समस्याएं हैं। विशेषकर भिन्न परिधीय उपकरणों युक्त कंप्यूटरों में इनका उपयोग नहीं किया जा सकता है, जबकि इंटेलिजेंट स्टिक का उपयोग किसी भी कंप्यूटर के साथ किया जा सकता है। इसे कंप्यूटर के यूएसबी पोर्ट में लगाया जाता है। इसका आकार इतना छोटा होता है कि इसे जेब या पर्स में आसानी से रख सकते हैं। इनके आकार व क्षमता भिन्न भिन्न होती है, यानी जो डाटा स्टोर करने की कैपेसिटी है वो, और इनका जो आकार है, कई तो इतने इतने छोटे छोटे आ गए हैं मित्रों इसकी अपेक्षा में देखा जाए तो। पेन ड्राइव देखे होंगे आपने भी। तो आकार व क्षमता क्या होती है इनकी भिन्न भिन्न होती हैं। इसके बाद में जिप ड्राइव, ये सभी आपको पढ़ने होंगे। जिप ड्राइव। जिप ड्राइव फ्लॉपी डिस्क के पश्चात चुंबकीय माध्यम दुनिया का दूसरा आश्चर्य। सीडी राइटर से पूर्व जिप ड्राइवर ही सबसे अधिक प्रचलित बैकअप उपकरण थी। बैकअप यानी जो भी डाटा है उसको पुनः प्राप्त करने के लिए बैकअप उपकरण। जिप ड्राइव सीडी राइटर से काफ़ी किफ़ायती है। इसमें डाटा संग्रहण के लिए जो उपकरण काम में लिया जाता है उसे जिप कार्टिज काम में लिया जाता है, उसे जिप कार्टिज कहते हैं। जिप कार्टिज लाने ले जाने में सुविधाजनक तथा अधिक विश्वसनीय है। जिप कार्टिज में लगभग 100 MB डाटा संग्रहित किया जा सकता है। इसका आकार 4 वर्ग इंच होता है तथा मोटाई फ्लॉपी से लगभग दोगुनी होती है। जिप ड्राइव के साथ एक समस्या यह है कि वर्तमान में उपलब्ध ऑपरेटिंग सिस्टम जिप ड्राइव को सपोर्ट नहीं करते हैं। जो ऑपरेट करने वाले सिस्टम हैं आजकल जो चल रहे हैं वो जिप ड्राइव को सपोर्ट नहीं करते हैं। 100 MB लगभग 100 MB डाटा संग्रहित किया जा सकता है इसमें, और इसका आकार 4 वर्ग इंच है। मोटाई इसकी फ्लॉपी से लगभग दोगुनी होती है। बैकअप उपकरण है ये। तो ये मुख्य बातें हैं जिप ड्राइव से संबंधित। ये देखिए डायग्राम। नेक्स्ट है आपका बलूरे डिस्क। बलूरे डिस्क। बलूरे डिस्क सीडी तथा डीवीडी की भांति एक ऑप्टिकल डिस्क माध्यम है। इसकी भौतिक विशेषताएं मानक डीवीडी एवं सीडी के समान होती हैं। बलूरे डिस्क की संग्रहण क्षमता कितनी होती है? 25 GB, इनसे भी ज़्यादा। प्रति सिंगल लेयर तथा 50 GB डुअल लेयर होती है। बलूरे डिस्क को पढ़ने के लिए ब्लू वॉयलेट लेजर का उपयोग किया जाता है। ब्लू वॉयलेट, ये याद रखें मित्रों, ब्लू वायोलेट लेजर का उपयोग किया जाता है ब्लूरे डिस्क को पढ़ने के लिए। इसी कारण इसका नाम क्या पड़ गया? बलूरे डिस्क। इसका मुख्य उपयोग हाई डेफिनेशन वीडियो गेम तथा अन्य डाटा को संग्रहित करने के लिए किया जाता है। अगर कोई हाई डेफिनेशन का वीडियो है, वीडियो गेम बनाना है या कोई अन्य डाटा है तो उसको संग्रहित करने के लिए इसको काम में लिया जाता है बलूरे डिस्क। और इसकी कैपेसिटी काफ़ी है, देखिए 25 GB है और डबल लेयर में 50 GB तक ये स्टोरेज कर सकती है डाटा। होती सीडी व डीवीडी की तरह ही है। इसके बाद में इनपुट युक्तियाँ। इनपुट डिवाइसेस की सहायता से उपयोगकर्ता
यानी यूजर द्वारा कंप्यूटर में आंकड़े हैं, सूचनाएं तथा निर्देश डाले जाते हैं। ये युक्तियां मानवीय भाषा में दिए गए डाटा और निर्देशों को कंप्यूटर के समझने योग्य संकेतों में परिवर्तित करती हैं। मानवीय भाषा में जो दिए गए डाटा हैं और निर्देश, उनको क्या करते हैं, कंप्यूटर के समझने योग्य संकेतों में परिवर्तित करती हैं। कौन? इनपुट युक्तियां अक्षरों, संख्याओं और अन्य चिन्हों का कंप्यूटर की भाषा यानी 0 और 1 बिट में अनुवाद भी करती हैं ताकि कंप्यूटर उन्हें समझ सके। इसके पश्चात ही डाटा प्रक्रिया, डाटा प्रोसेसिंग संभव हो पाती है। इस प्रकार इनपुट युक्तियां मुख्यतः दो उद्देश्यों की पूर्ति करती हैं। कौन कौन से करती हैं? देखिए, आंकड़ों व निर्देशों को कंप्यूटर तक ले जाना, यह आपका कंप्यूटर है, और बाहर से कोई भी जो निर्देश इसको दिए गए हैं वो आपके इनपुट हो गए। वो क्या हो गया? आपके इनपुट। आंकड़ों व निर्देशों को कंप्यूटर तक ले जाना, ये हो गया पहला उद्देश्य। और दूसरा है आंकड़ों व निर्देशों को मशीनी भाषा में परिवर्तित करना, यानी 0 और 1 कंप्यूटर इन्हीं को समझता है, तो इनमें परिवर्तित करना। इनपुट युक्तियां उतनी ही पुरानी हैं जितना कि कंप्यूटर, किंतु समय के साथ साथ इनमें खूब परिवर्तन हुआ है। आज की कीबोर्ड, माउस, स्कैनर, जॉयस्टिक, लाइट पेन, ऑप्टिकल मार्क रीडर, ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर आदि अनेक इनपुट युक्तियां प्रचलन में हैं। इनमें से कुछ प्रमुख इनपुट युक्तियों के संबंध में आपको यहाँ पर बताया जा रहा है। तो देखिए, सबसे पहले आपका कीबोर्ड। ऐसा कोई भी विद्यार्थी नहीं है जो कीबोर्ड को जानता नहीं हो। लगभग सभी जानते हैं, देखा जरूर है अगर किसी ने काम में नहीं लिया है। ये देखिए, बहुत सारे आपको कीज दिखाई दे रही हैं, इस पर बटन, इसी को बोलते हैं कीबोर्ड। और यह आपका सीपीयू से जुड़ा रहता है। यह सर्वाधिक प्रयुक्त होने वाला एक महत्वपूर्ण इनपुट उपकरण है। पूछ लिया जाएगा एग्जाम में कि इनपुट उपकरण निम्नलिखित में से कौन से हैं, तो आपको बताना पड़ेगा। वहाँ पर मॉनिटर है, अन्य नाम दे दिए जाएंगे और एक कीबोर्ड का नाम दे दिया जाए, तो ये सही होगा मित्रों। इस प्रकार से आपको याद रखना है। यह एक तरह से टाइपराइटर का संशोधित रूप है। पहले पुराने समय की बात करें, शुरुआती दौर की बात करें, तो उस समय टाइपराइटर होता था मित्रों, लेकिन उसके स्थान पर ये चेंजेस हो गए, बदलाव हुए समय के अनुसार, और कीबोर्ड बना दिया गया। इसमें कुंजियों की संख्या टाइपराइटर से अधिक होती है। सामान्यतः इनकी संख्या 101 से 108 तक होती है। कीबोर्ड पर सभी अक्षर, जितने भी कैरेक्टर हैं, संख्याएं, नंबर्स, अन्य चिन्ह होते हैं जिनके द्वारा डाटा को इनपुट किया जाता है। तो ये बात ध्यान में रखने वाली है। एक तो इनपुट उपकरण है ये, और 101 से 108 तक इनकी संख्या, कुंजियों की जो संख्या है, बटनों की जो संख्या है, 101 से 108 तक होती है मित्रों। ये ध्यान में रखें आप। इनमें अक्षर भी आते हैं, संख्याएं भी आती हैं, अन्य चिन्ह भी आते हैं। अच्छे से पढ़ना है इसको। कीबोर्ड एक केबल के माध्यम से सिस्टम यूनिट से जुड़ा रहता है। केबल का प्लग सिस्टम यूनिट के पीछे निर्मित एक सॉकेट में लग जाता है, और ये सभी ने आपने देखा होगा। बाहर ये कीबोर्ड है आपका, और ये एक केबल के माध्यम से यहाँ पर लग जाता है पीछे की तरफ। कीबोर्ड में एक कीबोर्ड एनकोडर, कीबोर्ड एनकोडर होता है, जो इसकी किसी कुंजी को दबाने पर डाटा को 8 बिट यानी 1 और 0 के कोड में बदलने का कार्य करता है। कौन करता है ये कार्य? एनकोडर। कीबोर्ड की कुंजियां टाइपराइटर की तुलना में आसानी से दबती हैं। आवाज़ नहीं होती है एक तो मित्रों। जो टाइपराइटर था पहले का, उसमें आवाज़ बहुत होती थी, तथा दबाने के बाद तुरंत अंगुली उठा लेनी पड़ती है। यदि 0.5 सेकंड से अधिक समय तक एक ही कुंजी को दबाकर रखा जाए तो कीबोर्ड बार बार एक कैरेक्टर के संकेत कंप्यूटर में प्रविष्ट कराता रहेगा या कराता जाएगा। जैसे किसी भी की को आपने दबाया रखा कुछ समय के लिए, तो जो भी अक्षर है वो बार बार यहाँ पर टाइप होता रहेगा, और ये टाइम भी दे रखा है 0.5 सेकंड। इससे स्क्रीन पर वही कैरेक्टर अनेक बार प्रदर्शित हो जाएगा। इस क्रिया को कहते हैं टाइप मेटिंग। टाइप मेटिंग, तो ये याद रखें, टाइप मेटिक यानी एक बटन को, की को आपने कुछ समय के लिए दबाए रखा तो वही अक्षर जिस पर आपने अंगुली रख रखी है वही टाइप होता जाएगा बार बार। इसको कहेंगे टाइप मेटिक।
इस क्रिया की दर 10 बार प्रति सेकंड होती है। प्रति सेकंड में ये टाइप कितने कर देगी? 10। कीबोर्ड की विभिन्न कुंजियों को मुख्यतः निम्न प्रकारों में वर्गीकृत किया जा सकता है। पहली है आपकी वर्णमाला कुंजियां, अल्फाबेट कीज। टाइपराइटर की तरह ही कंप्यूटर के कीबोर्ड में अंग्रेजी वर्णमाला के सभी 26 अक्षरों के लिए अलग अलग कुंजियां होती हैं। ये कुंजियां कीबोर्ड का मुख्य भाग बनाती हैं। इनका क्रम निश्चित होता है। किसी भी अक्षर वाली कुंजी को दबाकर हम मॉनिटर की स्क्रीन पर उस अक्षर को देख सकते हैं। ज्यों ही यहाँ पर प्रेसित किया और जो मॉनिटर की कंप्यूटर की स्क्रीन है, मॉनिटर जिसको बोलते हैं, वहाँ पर यह अक्षर आपको छपा हुआ मिलेगा प्रेस करते ही। आज अंग्रेजी के अलावा अन्य भाषाओं के वर्णमाला के कीबोर्ड भी उपलब्ध हैं। तो शुरुआत में अंग्रेजी भाषा में थे और उसके बाद में ज्यों ज्यों विकास हुआ है, अन्य भाषाओं में भी ये कीबोर्ड मिलने शुरू हो गए हैं। दूसरा इसी में आपका अंक कुंजियां यानी न्यूमरिक कीज है। ये कुंजियां कीबोर्ड के ऊपरी भाग में अंक 0 से 9 तक होती हैं। न्यूमेरिक कीज बोलते हैं इनको। ये कुंजियां निम्न क्रम में व्यवस्थित होती हैं। इधर से शुरुआत है, देखिए 0 से 9 से लेकर 1 तक, इस प्रकार से। और यही क्रम आपको कोई भी कीबोर्ड हो उसमें देखने को मिल जाता है। तीसरी आपकी कार्य कुंजियां यानी फंक्शन कीज। ये कुंजियां कीबोर्ड के सबसे ऊपरी भाग में F1 से लेकर F12 तक कुल 12 होती हैं। कुल कितनी होती हैं? 12। और ये कुंजियां विशेष कार्यों को करती हैं, जैसे कमांडों का आवंटन, जो भी कमांड दी गई है उसका आवंटन, सॉफ्टवेयर प्रोग्राम में स्क्रीन पर मेनू दर्शाना आदि। भिन्न भिन्न सॉफ्टवेयर में फंक्शन कुंजियों का कार्य भी भिन्न भिन्न होता है। तो ये 12 कीज हैं आपकी F1 से लेकर F12 तक, जिनको बोलते हैं फंक्शन की या कार्य कुंजियां। F से फंक्शन। 4 नंबर देखिए आप। 4 नंबर में आपकी दे रखी हैं दिशा कुंजियां, एरो कीज और क्रसर कंट्रोल कीज। ये इंग्लिश वाले समझ में आते होंगे अब। ये कीबोर्ड के नीचे के दाएं भाग में होती हैं। इन पर तीर के निशान बने होते हैं। कर्सर को ऊपर नीचे दाएं बाएं ले जाने के लिए इन कुंजियों का उपयोग किया जाता है। कर्सर एक विशेष अक्षर है अथवा विशेष चिन्ह होता है। कर्सर इसको बोलते हैं मित्रों। जो ये होता है जब आप माउस को हिलाते हैं थोड़ा बहुत, तो ये भी जो मॉनिटर है स्क्रीन पर हिलता हुआ आपको दिखाई देता है, जो स्क्रीन पर उपयोगकर्ता की स्थिति बताता है कि आप कहाँ पर टिक कर रहे हैं, जिससे उपयोगकर्ता को यह ज्ञात होता है कि वह जो टाइप करेगा वह स्क्रीन पर कहाँ लिखा जाएगा। और पांचवा है विशेषा अक्षर कुंजियां, करेक्टर कीज। ये कुंजियां विशेष अक्षरों एवं चिन्हों को लिखने के काम में आती हैं। जैसे ये साइन दे रखे हैं इतने, इनको लिखने के काम आती हैं विशेष अक्षर कुंजियां। प्लस को दबाना है तो इसको दबाना होगा। ये जितने भी साइन हैं इनको आप प्रेसित करेंगे तो मॉनिटर स्क्रीन पर ये दिखाई देंगे साइन आपको। और 6 नंबर देखिए विशेष कुंजियां, स्पेशल कीज। टोटल 101 से 108 होती हैं और उनमें से विशेष कुंजियां, कीबोर्ड में कुछ विशेष कुंजियां भी होती हैं। इनके नाम एवं कार्य निम्नानुसार हैं। पहला दे रखा है रिटर्न एवं एंटर की। यह किसी कीबोर्ड में सर्वाधिक प्रयुक्त होने वाली कुंजी है। देखिए इस प्रकार से ये बनी होती है डिजाइन, वहाँ पर कीबोर्ड में देखने को मिलेगी। यहाँ पर नाम लिखा हुआ मिलेगा एंटर, और ये कर्सर है। इस प्रकार से कोई भी शब्द है, वाक्य या निर्देश लिखने के पश्चात है, जब इस कुंजी को दबाया जाता है तो वह कंप्यूटर की मेमोरी में चला जाता है। जैसे यहाँ पर कोई भी शब्द लिख दिया राम, और उसके बाद में इस एंटर ऑप्शन को दबा देंगे तो ये कंप्यूटर की मेमोरी में स्टोर हो जाता है। एंड कुंजी, यह कर्सर को स्क्रीन के अंत में लाती है। एंड लिखा हुआ मिलता है। यह कर्सर को स्क्रीन के अंत में लाने का कार्य करती है। और होम कुंजी, इसका उपयोग कर्सर को स्क्रीन पर बनाए गए किसी डॉक्यूमेंट के प्रारंभ में लाने के लिए किया जाता है। होम की ये इस प्रकार से लिखा हुआ मिलता है। इसके अलावा बैक स्पेस कुंजी है। इस कुंजी के उपयोग से कर्सर के बाईं ओर वाला अक्षर मिटाया जाता है। बैक स्पेस
कुंजी, ये देखिए, और स्पेस बार कुंजी, यह कीबोर्ड की सबसे लंबी कुंजी है। स्पेस बार यानी स्पेस देने के लिए, जैसे ये बी बी अक्षर लिखा हुआ है और यहाँ पर क्लिक करके इन दोनों अक्षरों के बीच में स्पेस देना हो तो इसको दबाते हैं। इसका उपयोग दो अक्षरों, अंकों या चिन्हों के मध्य स्थान छोड़ने के लिए किया जाता है, जैसा कि ऊपर बताया गया आपको। डिलीट कुंजी, यह कुंजी कर्सर के दाईं ओर वाले अक्षर को हटाने के लिए काम में आती है। बैक स्पेस कुंजी, दोनों को ध्यान में रखें मित्रों, बैक स्पेस और डिलीट कुंजी। बैक स्पेस में तो क्या होता है, कर्सर के जो बाईं ओर वाला अक्षर है उसको मिटाया जाता है, और डिलीट कुंजी से कर्सर के दाईं ओर वाले अक्षर को हटाने के लिए। तो ये सावधानी बरतनी पड़ती है जब तक आपको पूर्णतः ध्यान में नहीं हो। इसके अलावा दे रखी है आपकी इंसर्ट कुंजी। यह कुंजी दो अक्षरों के मध्य अन्य कोई अक्षर डालने के काम में आती है। जैसे दो अक्षर बी और बी हैं, ये लिखा हुआ है, यहाँ पर कोई अन्य अक्षर डालना है तो यहाँ पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर कर्सर को रखेंगे और इंसर्ट दबाएंगे जो भी आपको लिखना है, तो यहाँ पर आप दूसरा अक्षर टाइप कर सकते हैं इनके बीच में। टैब कुंजी, यह कर्सर को एक लाइन में अथवा अगली लाइन में पूर्व निर्धारित स्थान पर लेकर जाती है। ये टैब दोनों तरफ इस प्रकार से इसमें साइन होते हैं। इसको दबाएंगे तो जो एक लाइन में अथवा अगली लाइन में पूर्व निर्धारित स्थान है वहां तक आपको लेकर चली जाएगी टैब कुंजी। एस्केप कुंजी देखिए, यह कीबोर्ड के बाईं ओर ऊपरी कोने में होती है। इसका उपयोग किसी आदेश यानी कमांड या एंट्री को रद्द करने अथवा पूर्ववर्ती कमांड या एंट्री पर जाने के लिए किया जाता है। तो ये है एस्केप या एस की। इसके अलावा पॉप कुंजी है। कंप्यूटर पर चल रही किसी भी प्रक्रिया यानी प्रोसेस को अस्थायी रूप से रोकने का कार्य कौन करती है, फ्यूज। फ्यूज या हिंदी में पॉज कुंजी। यानी जैसे कोई वीडियो चल रहा है, कोई भी वीडियो जारी है और उसको वहीं पर रोकना है तो इस ऑप्शन को आप क्लिक करेंगे तो वह वहीं पर रुक जाएगा मित्रों। फिर चालू करेंगे तो वापस चालू हो जाएगा। कैप्स लॉक कुंजी, इस कुंजी को दबाने पर सभी अक्षर कैपिटल में टाइप होते हैं। कैप्स लॉक की, अगर इसको दबा दिया है तो उसके बाद में यह कैपिटल अक्षर ही छापेगा मित्रों, कैपिटल अक्षर ही। सामान्य अक्षर टाइप करने के लिए इसे एक बार पुनः दबाना होता है। यह कुंजी सक्रिय होती है तो कीबोर्ड पर ऊपरी दाईं ओर कैप्स लॉक इंडिकेटर ऑन हो जाता है। जब एक्टिव इसको किया जाता है तब। शिफ्ट कुंजी देखिए, शिफ्ट कीबोर्ड की अधिकांश कुंजियों पर ऊपर एवं नीचे दोनों तरफ अक्षर या फिर अंक चिन्ह मुद्रित होते हैं छपे हुए। सामान्य रूप से किसी बटन को दबाने से नीचे वाला अक्षर ही टाइप होता है। ऊपर वाले अक्षर को टाइप करने के लिए उस कुंजी को शिफ्ट की के साथ में दबाना होता है। ऊपर वाले अक्षर को टाइप करना है तो उस कुंजी को, जो भी कुंजी है आप दबा रहे हैं बटन को, उसके साथ में शिफ्ट की को दबाना पड़ेगा। प्रिंट स्क्रीन कुंजी देखिए, प्रिंट स्क्रीन कुंजी मॉनिटर की स्क्रीन पर जो भी सामग्री प्रदर्शित हो रही है उसे प्रिंट करने के लिए इस कुंजी का प्रयोग किया जाता है। प्रिंट स्क्रीन कुंजी। ये तो आजकल मोबाइल चलाते हैं तो आपको पता है, सभी को साधारण नाम है स्क्रॉल लॉक की। देखिए, इसका उपयोग स्क्रॉलिंग यानी स्क्रीन को ऊपर नीचे बाएं दाएं सरकाने के, प्रारंभ करने और बंद करने के लिए किया जाता है। स्क्रॉलिंग प्रारंभ करने और बंद करने के लिए, यानी स्क्रीन को ऊपर करना है, नीचे करना है, बाएं दाएं सरकाने के लिए। पेज अप तथा पेज डाउन कुंजियां, जिस पेज पर कार्य किया जा रहा है उससे पहले पेज पर जाने के लिए पेज अप की तथा अगले पेज पर जाने के लिए पेज डाउन की का उपयोग किया जाता है। तो ये बहुत सारी कुंजियां हैं मित्रों। इसके बाद में सातवां पॉइंट है आपका न्यूमेरिक कीपैड। यह कीबोर्ड के दाएं भाग में 17 कुंजियों का समूह होता है, न्यूमेरिक कीपैड, जिसमें 0 से 9 तक के अंकों की कुंजियां होती हैं, जिनमें से 4 कुंजियों पर दिशाएं प्रदर्शित करने वाले तीर यानी एरो अंकित होते हैं। इस भाग की अन्य कुंजियां नंबर लॉक है और ये साइन है देखिए,
होम, पेज अप है, पेज डाउन है, एंड, इंसर्ट, डिलीट, इंटर, ये सभी होते हैं। जब डाटा केवल अंकों में हो तो तीव्र गति से डाटा एंट्री के लिए न्यूमेरिक कीपैड का उपयोग किया जाता है। यानी डाटा केवल जब अंकों में हो तो तीव्र गति से डाटा एंट्री के लिए किसका उपयोग करते हैं? न्यूमेरिक कीपैड का। वर्तमान में इंटरनेट व मल्टीमीडिया के उपयोग हेतु इंटरनेट कीबोर्ड व मल्टीमीडिया कीबोर्ड भी लोकप्रिय हो रहे हैं। इनके उपयोग से कई कार्य सीधे उनसे संबंधित की को दबाकर संपन्न किए जा सकते हैं। आजकल कार्डलेस कीबोर्ड भी प्रचलन में आ गए हैं। कार्डलेस, वायरलेस कीबोर्ड देखिए, वायर की भी आवश्यकता नहीं है। इस तरह के कीबोर्ड को कंप्यूटर से कनेक्ट करने के लिए तार का प्रयोग नहीं किया जाता है। इसको कंप्यूटर से जोड़ने के लिए एक रिसीवर की आवश्यकता होती है, जिसे सीपीयू से जोड़ दिया जाता है या जोड़ा जाता है। तो ये वायरलेस कीबोर्ड है मित्रों। इसके बाद में माउस। कंप्यूटर के संचालन के लिए प्रयुक्त होने वाले महत्वपूर्ण उपकरणों में से माउस भी एक है। वर्तमान में उपलब्ध ऑपरेटिंग सिस्टमों को देखते हुए तो लगता है कि माउस के बगैर कंप्यूटर का संचालन करना भी असंभव है। यह एक छोटा सा उपकरण होता है जिसका आकार चूहे जैसा होने के कारण इसे माउस कहा जाता है। माउस को किसी समतल सतह पर रखे माउस पैड पर रखकर हाथ से इधर उधर सरकाया जाता है। इसमें 2 या 3 बटन होते हैं। माउस के बटन को अंगुली से दबाया जाता है। इस क्रिया को कहते हैं क्लिक। माउस को माउस पैड पर इधर उधर सरकाने पर मॉनिटर पर एक तीर की आकृति का चिन्ह, ये जो चिन्ह दिखा रखा है, ये भी इधर उधर चलता दिखाई देता है। जैसे मॉनिटर या कंप्यूटर की जो स्क्रीन है वहाँ पर ये इधर उधर उठता हुआ, जैसे भी आप इसको हिलाते हैं माउस को तो वहाँ पर आपको ये दिखाई देगा। इस तीर के चिन्ह को माउस पॉइंटर या माउस कर्सर भी कहते हैं। तो ये याद रखें, माउस से कर्सर या माउस पॉइंटर इसको बोला जाता है। ये डायग्राम सभी ने देखा होगा। वैसे तो कंप्यूटर के आसपास कम से कम फॉर्म भरवाने तो ज़रूर गए होंगे, तो वहाँ पर नज़र पड़ी होगी आपके। और वैसे जानते हैं, इतने तो मैच्योर हो चुके हैं सभी। माउस एक बहुत की उपयोगी इनपुट उपकरण है। इसके उपयोग से कंप्यूटर में निर्देशों का प्रेषण काफ़ी आसान हो गया है। माउस द्वारा कंप्यूटर को बहुत तीव्र गति से चालित किया जा सकता है। चित्र आदि ग्राफिक्स के लिए यह उपयोगी है। माउस का उपयोग सामान्यतः निम्न प्रकारों में किया जाता है। ये देखिए, सिंगल क्लिक करना है। बाएं बटन के एक क्लिक से स्क्रीन पर ऑब्जेक्ट या ऑप्शन का चयन किया जाता है। डबल क्लिक, बाएं बटन से लगातार 2 बार क्लिक करने से ऑब्जेक्ट खुल जाता है। और राइट क्लिक, दाएं बटन को एक बार क्लिक करने पर कॉन्टेक्स्ट मेन्यू खुलता है जिसमें कई ऑप्शन होते हैं। तो ये कुछ क्रियाएं हैं जो माउस के द्वारा संपन्न की जाती हैं। एक क्लिक करने से ऑब्जेक्ट या ऑप्शन का चयन करना है किया जाता है, और डबल क्लिक से 2 बार क्लिक करने से ऑब्जेक्ट खुल जाता है। राइट क्लिक यानी एक बार क्लिक किया तो कॉन्टेक्स्ट मेन्यू खुलता है जिसमें कई ऑप्शन होते हैं। ड्रैग एंड ड्रॉप, ये कहते हैं सिंगल क्लिक द्वारा किसी ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करके तथा बाएं बटन को दबाए हुए माउस की सहायता से इसे स्क्रीन पर कहीं भी रखा जा सकता है। ड्रैग एंड ड्रॉप। ऑप्टिकल माउस, आजकल इन माउस का सबसे ज़्यादा प्रयोग हो रहा है। ऑप्टिकल माउस, इसमें प्रकाश की एक किरण नीचे की तरह से उत्सर्जित होती है जिसके परावर्तन के आधार पर ऑब्जेक्ट की दूरी, दिशा तथा गति तय करता है। अगला है वायरलेस माउस। यह माउस फ्रिक्वेंसी के आधार पर कार्य करता है। इसमें 2 प्रमुख घटक ट्रांसमीटर, रिसीवर होते हैं। यह इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल के रूप में माउस की गति तथा क्लिक करने की सूचना कंप्यूटर को उपलब्ध करवाता है। ये वायरलेस है, जिसमें वायर नहीं है। ऑप्टिकल माउस है जो परावर्तन के आधार पर ऑब्जेक्ट की दूरी और दिशा, गति ये तय करता है। अब देखिए जॉयस्टिक। जॉयस्टिक क्या होता है? जॉयस्टिक वर्तमान युग तीव्र एवं अति वास्तविक दिखाई पड़ने वाले 3D गेमों का युग है। 3D गेम सभी ने देखे होंगे।
जिसके पास सर्वोत्तम साधन है वही इनका संपूर्ण आनंद उठा सकता है। प्रारंभ में केवल कीबोर्ड तथा माउस की मदद से ही कंप्यूटर पर गेम खेले जाते थे, किंतु आज इस कार्य के लिए अनेक उपकरण उपलब्ध हैं, जिनमें जॉयस्टिक सबसे प्रमुख है। जॉयस्टिक में चारों दिशाओं में घूमने वाला एक हैंडल होता है, ये जो कि स्क्रीन पर चित्रों को हिलाने व चलाने आदि का कार्य करता है। और इस हैंडल में एक बटन भी होता है जो गेम्स में फायर आदि करने के काम में आता है। तो ये जॉयस्टिक है मित्रों। इसके बाद में गेम को खेलने में काम में आता है जॉयस्टिक आपका स्कैनर। देखिए, स्कैनर एक इनपुट डिवाइस है जिसमें डाटा एवं चित्रों को कंप्यूटर के अंदर इनपुट कर सकते हैं। डाटा और ये चित्रों को कंप्यूटर के अंदर इनपुट कर सकते हैं। ये किसी भी किताब, फोटो एवं अन्य डेटा को पढ़कर इसे कंप्यूटर में फोटो के रूप में सुरक्षित करता है। यहाँ पर जैसे स्कैनर ये है, कंप्यूटर से जुड़ा हुआ है। यहाँ पर कोई फोटो रखी और इसमें जो प्रकाश होता है मित्रों, उसके कारण ये फोटो की जो प्रतिलिपि है वो कंप्यूटर की स्क्रीन में आप प्राप्त कर सकते हैं और उसको स्टोर भी कर सकते हैं वैसी की वैसी। इससे हम हार्ड कॉपी को सॉफ्ट कॉपी में परिवर्तित कर सकते हैं। ये वेब कैमरा है आपका, ऑनलाइन इनपुट उपकरण है जिसकी सहायता से लाइव तस्वीरें देखी जा सकती हैं। वेब कैमरों का उपयोग ऑनलाइन वीडियो चैटिंग, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में तथा डिपार्टमेंटल स्टोर एवं ऑफिसों में एवं अन्य स्थलों पर हर समय नज़र रखने के लिए किया जाता है। तो ये आपका वेब कैमरा है। आपने भी देखा होगा जब आधार कार्ड बनाने गए हैं उस समय देखा होगा आपकी फ़ोटो जिससे खींची जाती है। वीडियो चैटिंग करते हैं, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करते हैं, तो उस समय इसका इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा डिजिटल कैमरे के द्वारा फ़ोटो लेने के पश्चात इसे डिजिटल डाटा में बदल दिया जाता है और इसकी जो कार्य पद्धति है परंपरागत कैमरों से मिलती जुलती है। इसमें जिस दर से की फ़ोटो लेनी होती है उसे एक लेंस की सहायता से फोकस किया जाता है। यह एक ऑफलाइन इनपुट डिवाइस है। इसका प्रयोग फ़ोटो खींचने, स्टोर करने के लिए किया जाता है। डिवाइस कैसी है? इनपुट डिवाइस। प्रयोग क्या करते हैं? फ़ोटो खींचने हैं और उसको स्टोर करने के लिए। इसमें एक स्क्रीन होती है जिस पर हम खींचे गए फ़ोटो देख सकते हैं। इसको एक स्थान से दूसरे स्थान पर आसानी से ले जा सकते हैं। आगे है लाइट पेन। ये देखिए लाइट पेन क्या होता है आपका? पेन की आकृति का एक प्रकाश संवेदी उपकरण। पेन की जैसी आकृति होती है मित्रों इसकी, ये देख सकते हैं आप। ये यहाँ पर देखिए, जो एक तार की सहायता से कंप्यूटर से जुड़ा होता है। यह स्क्रीन पर सीधे लिखने का कार्य करता है। अतः इसका उपयोग ग्राफिक्स आदि बनाने के कार्यों में किया जाता है। कंप्यूटर में लाइट पेन का उपयोग करने के लिए विशेष प्रकार के सॉफ्टवेयर का उपयोग करना पड़ता है। आप तो इतना ही याद रखें, कंप्यूटर की जो स्क्रीन है उस पर सीधे लिखने के काम में क्या आता है? आपका लाइट पेन है, काम में आता है। और जो ग्राफिक्स हैं, चित्र हैं, वो बनाने के काम में। नेक्स्ट है आपका डिजिटाइजर। डिजिटाइजर टेबलेट एक ड्राइव सॉरी इसके साथ एक पेन है या माउस होता है। इस टेबल पर पतले तारों का जाल भी होता है जिस पर पेन चलाते ही संकेत कंप्यूटर में चले जाते हैं। इसके ऊपर एक स्कैनिंग हेड लगा होता है। ये देखिए, ये लगा है इस प्रकार से। इसका प्रयोग अक्सर का इच्छित ग्राफिकल स्थिति में पाने के लिए किया जाता है। इसकी सहायता से ग्राफ का निर्माण भी किया जा सकता है और इसलिए इसे ग्राफ टेबल भी कहा जाता है। पेन या इसके साथ में पेन या माउस होता है और टेबल पर पतले तारों का जाल होता है जिस पर पेन चलाते ही संकेत कंप्यूटर में चले जाते हैं। यहाँ पर आपने पेन को चलाया इसकी स्क्रीन पर, तो संकेत कहाँ जाएंगे? कंप्यूटर में। यह है डिजिटाइजर।
उसके बाद में माइक्रोफोन है आपका, ये भी इनपुट उपकरण है। ध्वनि को क्या करता है, डिजिटल रूप में परिवर्तित करता है और फिर कंप्यूटर को प्रेषित कर देता है। इसका उपयोग मुख्यतः कॉल सेंटरों एवं ऑफिसों में किया जाता है। माइक्रोफोन। इसके बाद में आउटपुट युक्तियां हैं। इनपुट देख ली, आउटपुट में मित्रों, आउटपुट युक्तियां वे साधन हैं जिनकी सहायता से कंप्यूटर उपयोगकर्ता से प्राप्त आंकड़े, सूचनाएं, निर्देश आदि के परिणाम प्रक्रिया के पश्चात उपयोगकर्ता को प्रस्तुत करता है। यानी जितने भी उपयोगकर्ता से प्राप्त आंकड़े हैं, सूचना हैं, निर्देश हैं आदि के जो परिणाम हैं वो प्रक्रिया के पश्चात उपयोगकर्ता को प्रस्तुत करता है। ये युक्तियां 0 और 1 बिट की कंप्यूटर भाषा को मानवीय भाषा में अनुवादित कर परिणाम प्रदर्शित करती हैं। मॉनिटर, स्पीकर, प्रिंटर, प्लॉटर आदि आउटपुट युक्तियों के उदाहरण हैं। ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए। मॉनिटर, स्पीकर, प्रिंटर, प्लॉटर ये क्या हैं, सभी आउटपुट युक्तियों के उदाहरण हैं। कंप्यूटर से प्राप्त परिणाम प्राय 2 प्रकार के होते हैं। एक सॉफ्ट कॉपी है। यदि परिणाम को स्क्रीन पर देखा जा सके अथवा ध्वनि के रूप में प्राप्त किया जाए तो यह सॉफ्ट कॉपी कहलाती है। जो भी रिजल्ट है उसको स्क्रीन पर देखा जा सके या फिर ध्वनि के रूप में प्राप्त किया जाए तो उसी को क्या कहते हैं, सॉफ्ट कॉपी। इस प्रकार परिणामों को फ्लॉपी कॉम्पैक्ट डिस्क या पेन ड्राइव आदि पर संग्रहित किया जाए तो ये भी क्या कहलाती है, सॉफ्ट कॉपी कहलाती है। यानी आपकी सीडी हो चाहे पेन ड्राइव हो उनमें स्टोर किया जाता है तो उसको भी क्या कहते हैं, सॉफ्ट कॉपी कहते हैं। और नेक्स्ट है हार्ड कॉपी। जब प्राप्त परिणामों को प्रिंटर अथवा प्लॉटर द्वारा कागज पर प्रिंट किया जाता है तो यह हार्ड कॉपी कहलाती है। यह परिणामों की स्थायी कॉपी होती है मित्रों। अब मॉनिटर देखते हैं। यह आउटपुट युक्तियों में सर्वाधिक काम में आने वाला उपकरण है। उपयोगकर्ता मॉनिटर के द्वारा ही कंप्यूटर से अंतः क्रिया करता है। यह एक टीवी जैसी आकृति का होता है और इसे विजुअल डिस्प्ले यूनिट यानी VDU, याद रखें फुल फॉर्म, विजुअल डिस्प्ले यूनिट भी कहते हैं। टीवी जैसी इसकी आकृति है और उपयोगकर्ता मॉनिटर के द्वारा ही कंप्यूटर से अंतः क्रिया करता है। सर्वाधिक काम में आने वाली आउटपुट युक्तियों में उपकरण है ये। माइक्रो कंप्यूटर में मुख्यतः 2 प्रकार के मॉनिटर काम में लिए जाते हैं, CRT मॉनिटर और FPD मॉनिटर। CRT की फुल फॉर्म है कैथोड रे ट्यूब मॉनिटर, याद रखें इसको, कैथोड रे ट्यूब मॉनिटर। इसके बारे में देखिए डिटेल। अधिकांश कंप्यूटर में इसी प्रकार का मॉनिटर काम में लिया जाता है। यह बहुत कुछ घर में काम आने वाले टेलीविजन के समान होता है। इस प्रकार के मॉनिटर में कैथोड रे पिक्चर ट्यूब होती है और इसका स्क्रीन फास्फोरस लेप युक्त होता है। कैथोड ट्यूब से इलेक्ट्रॉन निकलकर जब स्क्रीन पर गिरते हैं तो स्क्रीन उस स्थान पर चमकने लगता है। स्क्रीन पर कोई भी आकृति छोटे छोटे बिंदुओं से मिलकर बनी होती है जिन्हें पिक्सल कहते हैं। प्रत्येक पिक्सल इलेक्ट्रॉन के एक पुंज से चमकता है। ये पिक्सल बार बार चमकते हुए निष्क्रिय होते रहते हैं जिसे रिफ्रेश कहते हैं। रिफ्रेश दर 30 बार प्रति सेकंड, 30 बार प्रति सेकंड, यानी एक बार में 30 बार रिफ्रेश। रिफ्रेश दर कम होने पर पिक्चर हिलती या लहराती हुई दिखाई देती है क्योंकि फास्फोरस के कण अपनी दीप्ति जल्दी जल्दी खो देते हैं। प्रत्येक पिक्सल की चमक इलेक्ट्रॉन पुंज यानी बीम की तीव्रता पर निर्भर करती है तथा इसकी तीव्रता इलेक्ट्रॉन घन के वोल्टेज पर निर्भर करती है। तो ये जो भी बातें दे रखी हैं इनको एक बार पढ़ लेना आप। ज़्यादा यही ध्यान में रखने हैं। ये पूछ सकते हैं, पूछे तो, कैथोड रे ट्यूब मॉनिटर, इसकी जो फुल फॉर्म है CRT की, मॉनिटर के प्रकार कितने हैं ये पूछ सकते हैं। CRT मॉनिटर है, FPD मॉनिटर है।
बाकी ज़्यादा डिटेल में नहीं पूछेंगे मित्रों आपसे। देखिए आगे दे रखा है माइक मोनोक्रोम यानी ब्लैक एंड वाइट मॉनिटर में एक इलेक्ट्रॉन गन होती है, जबकि रंगीन मॉनिटर में 3 इलेक्ट्रॉन गन होती हैं। तो ब्लैक एंड वाइट मॉनिटर में तो एक इलेक्ट्रॉन गन और रंगीन मॉनिटर में 3 इलेक्ट्रॉन गन, जो लाल, हरे और नीले रंग के लिए अलग अलग लगाई जाती हैं। इसके अलावा रंगीन मॉनिटर के स्क्रीन पर एक पिक्सल के लिए 3 फास्फोरस कण का लेपन किया जाता है। फलस्वरूप प्रत्येक पिक्सल पर एक इलेक्ट्रॉन पुंज से 3 प्रकार के रंग उत्पन्न कर सकता है। लाल, हरे और नीले रंग के अलावा अन्य रंग तथा उनके शेड इलेक्ट्रॉन पुंज की तीव्रता को डाटा बढ़ाकर उत्पन्न किए जाते हैं। स्क्रीन के प्रति इकाई क्षेत्रफल में उपस्थित बिंदुओं की संख्या मॉनिटर का रेजोल्यूशन कहलाता है। स्क्रीन के प्रति इकाई क्षेत्रफल में उपस्थित जितने भी बिंदु हैं उनकी संख्या को मॉनिटर का रेजोल्यूशन का तात्पर्य स्क्रीन की चित्र की स्पष्टता है, यानी शार्पनेस। स्क्रीन पर जितने अधिक पिक्सल होंगे स्क्रीन का रेजोल्यूशन उतना ही अधिक होगा। दूसरे शब्दों में यह भी कहा जा सकता है कि चित्र उतना ही स्पष्ट होगा। CRT मॉनिटर सस्ते होते हैं तथा उच्च कोटि का रंगीन आउटपुट देने में सक्षम होते हैं। इसके बाद में है आपका FPD मॉनिटर। तो पहला काम तो है फुल फॉर्म याद करना, फ्लैट पैनल डिस्प्ले मॉनिटर। फ्लैट पैनल डिस्प्ले मॉनिटर FPD यह नई तकनीक पर आधारित मॉनिटर है। इनमें आवेशित रसायनों और गैसों को कांच की प्लेटों के मध्य संयोजित किया जाता है। ये पतली डिस्प्ले डिवाइसेज फ्लैट पैनल डिस्प्ले कहलाती हैं। FPD मॉनिटर अत्यधिक चपटे, वजन में हल्के और कम विद्युत खपत करने वाले होते हैं, किंतु ये महंगे भी होते हैं तथा इनका जो रेजोल्यूशन है वो भी कम होता है। FPD मॉनिटर मुख्यतः लैपटॉप कंप्यूटर में प्रयुक्त होते हैं, तो ये ध्यान में रखें। FPD मॉनिटर हैं वो मुख्यतः मित्रों लैपटॉप कंप्यूटर में प्रयुक्त किए जाते हैं और 3 प्रकार के होते हैं। द्रवीय क्रिस्टल डिस्प्ले मॉनिटर यानी लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले मॉनिटर LCD की फुल फॉर्म है। दूसरा आपका गैस प्लाज्मा डिस्प्ले मॉनिटर यानी GPD, गैस प्लाज्मा डिस्प्ले मॉनिटर। और तीसरा है ल्यूमिनेसेंट डिस्प्ले मॉनिटर ELD। तो ये फुल फॉर्म है इसकी, ध्यान में रखना, ल्यूमिनेसेंट डिस्प्ले मॉनिटर। नाम ही ऐसे ही है, देखिए बड़े बड़े नाम दे रखे हैं। LC मॉनिटर का रेजोल्यूशन कम होता है। इसका रेजोल्यूशन क्या होता है? कम होता है, जिससे स्क्रीन पर डिस्प्ले सही नहीं आता है। GPD और EL मॉनिटर में ELD मॉनिटर है, उसमें रेजोल्यूशन LCD मॉनिटर की तुलना में अधिक होता है। ये बात ध्यान में रखेंगे। 3 प्रकार के मॉनिटर हैं और रेजोल्यूशन कम कौन से का? LCD का, इन दोनों की अपेक्षा। अब इसके बाद में देखते हैं मित्रों प्रिंटर। ये भी पार्ट उपयोगी है आपके लिए, प्रिंटर वाला। प्रिंटर आउटपुट को कागज पर छापकर प्रस्तुत करता है। जैसे ये कंप्यूटर है, यहाँ से जो भी इनपुट मिला वो यहाँ पर स्टोर किया। इसके बाद में आउटपुट के रूप में जब इसको बाहर निकालते हैं कंप्यूटर से, तो प्रिंटर के माध्यम से इसको छापा भी जा सकता है। कागज पर आउटपुट की प्रतिलिपि हार्ड कॉपी कहलाती है। अगर प्रतिलिपि या फोटोकॉपी जो भी है वो क्या कहलाएगी? हार्ड कॉपी। प्रिंटर कंप्यूटर से प्राप्त डिजिटल सूचनाओं को मानवीय भाषा में परिवर्तित करे तेज गति से कागज पर छापता है और उसे मानव पढ़ सकता है। 2 प्रकारों में इसको बांटा जाता है प्रिंटर को, इम्पैक्ट प्रिंटर, नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर्स। तो ये देखिए क्या होते हैं। पहला इम्पैक्ट प्रिंटर, इसमें धातु का एक छोटा हथौड़ा होता है या प्रिंट हेड भी इसको बोलते हैं। स्याही के रिबन पर प्रहार करता है और रिबन के नीचे वह कागज रखा जाता है।
जिस पर प्रिंट करना होता है। जब प्रिंट हेड द्वारा प्रहार किया जाता है तो प्रिंट हेड पर उस समय उपस्थित कैरेक्टर यानी जो भी अक्षर हैं कागज पर प्रिंट हो जाते हैं। इस श्रेणी में निम्न प्रिंटर आते हैं आपके। तो ये देखिए इम्पैक्ट प्रिंटर के कुछ अन्य हैं, जिसमें आपके डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर आता है पहला, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। इस प्रिंटर के प्रिंट हेड में अनेक पिनों का एक मैट्रिक्स होता है। प्रत्येक स्पिन के रिबन व कागज पर प्रहार से एक बिंदु बनता है। अनेक डॉट्स मिलकर करेक्टर बनाते हैं। जैसे ये एक बिंदु बना, और इस प्रकार से अनेक बिंदु मिलकर के एक अक्षर का निर्माण कर लेते हैं। जैसे इन सभी बिंदु को मिलाते हैं तो इस प्रकार से ये अक्षर बन गया। तो ये सिर्फ डॉट बनाने का कार्य करता है, और अनेक डॉटों को जब मिला देते हैं तो ये करेक्टर बनाते हैं। प्रिंट हेड में 7, 9, 14, 18 या 24 पिनों का ऊर्ध्वाधर समूह होता है। इस प्रकार से पिनों की संख्या जितनी अधिक होती है प्रिंटिंग उतनी ही आकर्षक होती है। करेक्टर क्रमबद्धता के साथ एक के बाद एक छपते जाते हैं। डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर की जो गति है यह इंपॉर्टेंट है आपके लिए, 30 से 600 करेक्टर प्रति सेकंड। याद रखना है मित्रों, इंपॉर्टेंट है तो है। यानी डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर की गति पूछ ली जाती है, और किस में मापी जाती है ये, सीपीएस, करेक्टर पर सेकंड। तो कितनी है, 30 से 600 करेक्टर प्रति सेकंड, याद रखेंगे इसको। इसमें ठोस मुद्रा अक्षर नहीं होने के कारण ये विभिन्न आकार, प्रकार एवं भाषा के करेक्टर छाप सकते हैं। इनमें ग्राफ है, चार्ट्स है आदि भी बनाए जा सकते हैं, किंतु इनकी छपाई की स्पष्टता ठोस मुद्रा अक्षर प्रिंटर की तुलना में कम होती है। यह प्रिंटर दाएं से बाएं एवं बाएं से दाएं अर्थात दोनों ओर से प्रिंटिंग कर सकते हैं। तो ये विशेषता हो गई इसकी। प्रिंटिंग लागत कम आने से इनका उपयोग प्रिंटिंग हेतु सर्वाधिक होता है। लागत भी कम होती है इनकी, और दोनों तरफ से छपाई करते हैं, दाएं से बाएं, बाएं से दाएं। इसके अलावा देखिए डेजी व्हील प्रिंटर, ये क्या होता है। यह प्रिंटर डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर से अधिक स्पष्ट आउटपुट देता है। यह सॉलिड फॉन्ट्स वाला प्रिंटर है। इसका प्रिंट हेड प्लास्टिक से निर्मित एक गोल चक्कर के रूप में होता है, ये देखिए इस प्रकार से, जिसकी आकृति डेजी यानी गुल बहार के पुष्प जैसी होती है। इसी कारण इसे डेजी व्हील नाम दिया गया है। तो ये इस प्रकार का प्रिंटर है। चक्कर में मित्रों पुष्प की पंखुड़ियों के समान अनेक ताने होती हैं, तथा प्रत्येक तान पर एक करेक्टर का ठोस फोंट उभरा रहता है। यानी अक्सर उस पर उभरा हुआ रहता है प्रत्येक पंखुड़ी पर, जो भी ताने हैं उसके। चक्कर कागज की क्षैतिज दिशा में गति करता है। जब छपने योग्य करेक्टर का स्पोक प्रिंट पोजीशन पर आता है तो एक छोटा हथौड़ा स्पोक पर प्रहार करता है, जिससे उस पर उभरा फॉन्ट कागज पर छप जाता है। और छपाई के लिए चक्कर और कागज के बीच में रिबन होता है। डेजी व्हील प्रिंटर एक धीमी गति का प्रिंटर है। इसकी छापने की गति प्राय 90 सीपीएस करेक्टर पर सेकंड, किंतु इसके आउटपुट की जो स्पष्टता है वो उच्च कोटि की होती है। इसलिए इसका उपयोग पत्र आदि छापने में होता है, और ये लेटर क्वालिटी प्रिंटर कहलाता है। लेटर क्वालिटी प्रिंटर। इस प्रिंटर से केवल वही करेक्टर छापे जा सकते हैं जो इसके प्रिंटर हेड में उपस्थित होते हैं। इससे ग्राफिक्स आदि की छपाई नहीं की जा सकती है। इसकी प्रति पृष्ठ छपाई लागत भी अपेक्षा करते अधिक आती है। तो ये जो पत्र हैं उनको छापने के काम में आता है। उच्च कोटि की आउटपुट है वो स्पष्टता उच्च कोटि की होती है। धीमी गति से छापता है, 90 करेक्टर पर सेकंड, और लागत भी ज़्यादा आती है। नेक्स्ट है आपका चेन प्रिंटर। इस प्रिंटर में धातु से निर्मित निश्चित गति से घूमने वाली एक चेन होती है। ये देखिए इस प्रकार से, जिसे प्रिंट चेन कहते हैं। चेन में करेक्टर होते हैं। चेन में अक्सर उभरे हुए होते हैं। चेन की प्रत्येक कड़ी में एक करेक्टर का फॉन्ट होता है। चेन क्षैतिज चलती है इस प्रकार से,
तथा कागज में चेन के सापेक्ष ऊर्ध्वाधर चलता है। ये ऊर्ध्वाधर स्थिति है, देखिए ये ऊर्ध्वाधर और ये क्षैतिज है आपकी। चेन इस प्रकार से चलती है और ये कागज रहता है आपका ऊर्ध्वाधर स्थिति में। जिससे आगे देखिए, जिस स्थान पर कोई कैरेक्टर प्रिंट होना होता है उस स्थान पर हथौड़े का प्रहार होता है, जिससे कैरेक्टर कागज पर छप जाते हैं और इस प्रिंटर से पूरी पंक्ति एक साथ में छपती है। यह एक उच्च कोटि का प्रिंटर है। इसके छापने की गति 300 से 300 लाइन प्रति मिनट है मित्रों। 300 से 3000 लाइन, सॉरी 3000 है, तो इतनी स्पीड है इसकी। चेन प्रिंटर के बाद में ड्रम प्रिंटर देखिए। इस प्रिंटर में एक बेलनाकार आकृति का तेज घूमने वाला ड्रम लगा होता है। ये रहा, इस प्रकार से है देखिए ड्रम प्रिंटर। और ये यहाँ पर आपको अक्सर दिखाई दे रहे हैं उभरे हुए, और ये लगातार तेज घूमता रहता है इस प्रकार से। जिसकी सतह पर करैक्टर लगे रहते हैं। जब ड्रम घूमता है तो तीव्र गति के हथौड़े द्वारा छापे जाने वाले करैक्टर पर प्रहार किया जाता है, जिससे वह करैक्टर कागज पर छप जाता है। ड्रम के प्रत्येक घूर्णन में एक पंक्ति छपती है। यह भी एक उच्च गति का प्रिंटर है। नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर, ये करैक्टर को रासायनिक, तापीय या इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से स्वरूप प्रदान करते हैं। रासायनिक, तापीय और इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से। इन प्रिंटर में प्रिंट हेड और कागज के मध्य संपर्क नहीं होता है। इन प्रिंटर की छपाई की गुणवत्ता उत्कृष्ट होती है। कागज के मध्य संपर्क भी नहीं होता है मित्रों, किंतु इन प्रिंटर से एक बार में केवल एक ही प्रति प्रिंट हो सकती है तथा इनके लिए विशेष और महंगे कागज की आवश्यकता होती है। नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर भी कई प्रकार के होते हैं। यहाँ 3 प्रकार के नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर की चर्चा की गई है। पहला दे रखा है इंकजेट प्रिंटर। इस प्रिंटर के प्रिंट हेड में अनेक बारीक छिद्रों वाले नोजल लगे रहते हैं, जिनसे एक विशेष प्रकार की स्याही बूंदों की बौछार के रूप में कागज पर फेंकी जाती है, जिससे कागज पर कैरेक्टर एवं आकृतियां छप जाती हैं। पहले देख लीजिए, ये इस प्रकार का है, देखिए इंकजेट प्रिंटर। मुख्य चीजें इसमें आकृतियां, तो देखिए प्रिंटर का काम ही यही है, आकृतियां छापने का काम है। इस प्रिंटर में बहुत अधिक घनत्व वाली हाई डेंसिटी लिंक इंक स्याही काम में ली जाती है और विशेष प्रकार के पैक में रहती है, जिसे कार्ट्रिज कहते हैं। जिसको क्या कहते हैं? कार्ट्रिज। स्याही की बूंदों की बौछार कागज पर सही स्थान पर गिरे, इसके लिए नोजल को विद्युत इलेक्ट्रोड से निर्देशित किया जाता है। इस प्रिंटर का आउटपुट अधिक स्पष्ट होता है क्योंकि प्रत्येक कैरेक्टर अनेक डॉट से मिलकर बना होता है। आउटपुट की प्रिंट क्वालिटी 300 से 600 डीपीआई डॉट से पर इंच होती है। तो ये याद रखनी है इसकी। कार्ट्रिज को याद रखें, एक विशेष प्रकार की पैक में रहती है, जो भी स्याही है बहुत ही अधिक घनत्व वाली स्याही होती है, और जो आउटपुट की प्रिंट क्वालिटी है वो होती है 300 से 600 डीपीआई डॉट्स पर इंच। वर्तमान में एक से अधिक प्रिंटिंग हेड वाले इंकजेट प्रिंटर भी उपलब्ध हैं, जिनकी सहायता से विभिन्न रंगों वाली रंगीन प्रिंटिंग की जा सकती है। तो ये आपका इंकजेट प्रिंटर है। प्रारंभ में इंकजेट प्रिंटर अत्यधिक महंगे थे, किंतु आज इनकी कीमत बहुत कम हो गई है। इस प्रिंटर की मुख्य समस्या प्रिंट हेड के नोजल के सिरों पर स्याही जम जाने से छिद्रों का बंद हो जाना है। इसकी प्रिंटिंग लागत भी तुलनात्मक रूप से अधिक होती है। लेजर प्रिंटर देखिए, यह वर्तमान का सबसे अधिक विकसित प्रिंटर है। लेजर किरणों के द्वारा या इन पर आधारित होता है। किसी करैक्टर को छापने के लिए उस पर लेजर किरणें डाली जाती हैं। इसमें करैक्टर को छापने के लिए टोनर, एक विशेष स्याही का पाउडर प्रयुक्त किया जाता है। लेजर प्रिंटर महंगे होते हैं, लेकिन अपेक्षाकृत अधिक तीव्र गति तथा उच्च क्वालिटी की छपाई करने में सक्षम होने के कारण
ये आजकल सर्वाधिक लोकप्रिय हैं। रंगीन लेजर प्रिंटर उच्च क्वालिटी का रंगीन आउटपुट देते हैं। इनमें विशेष टोनर होता है जिससे विविध रंगों के कण उपलब्ध रहते हैं। प्लास्टिक प्लास्टिक शीट या अन्य किसी शीट पर भी ये प्रिंटर आउटपुट को छापे सकते हैं। और इसके आगे आपका प्लॉटर है। ये देखिए प्लॉटर। प्लॉटर का उपयोग बड़े आकार के नक्शे हैं, चार्ट, त्रिविमीय रेखा चित्रग्राफ, डिजाइन, इलेक्ट्रॉनिक सर्किट आदि प्रिंट करने के लिए किया जाता है। यह आउटपुट डिवाइस है जिसके द्वारा ग्राफिक्स प्रिंट किया जाता है। चित्रों को प्रिंट किया जाता है इस प्रकार से। इसके द्वारा बैनर बना सकते हैं, पोस्टर तैयार किए जा सकते हैं। प्लॉटर्स प्राय दो प्रकार के होते हैं, ड्रम पेन प्लॉटर और फ्लैट बेड प्लॉटर। ये दो प्रकार हैं प्लॉटर्स के। इसके बाद में आपका स्पीकर है। स्पीकर भी आउटपुट उपकरण है। कंप्यूटर से प्राप्त सूचनाओं को ध्वनि में परिवर्तित करते हैं और इसका उपयोग मल्टीमीडिया अनुप्रयोगों में बहुत अधिक होता है। यह ध्वनि प्रसारण में उपयोगी होते हैं और मुख्यतः इनका उपयोग सेमिनार है, सभाएं हैं, वहां पर किया जाता है। इसके बाद में मल्टीमीडिया प्रोजेक्टर। ये देखिए मल्टीमीडिया प्रोजेक्टर। यह कंप्यूटर स्क्रीन पर होने वाली जितनी भी घटनाएं हैं और चित्र हैं तथा सूचनाओं को बड़े पर्दे पर दिखाता है। प्रोजेक्टर का यह कार्य है मित्रों, जिससे इसे लोगों के समूह द्वारा देखा जा सके। इसका उपयोग मल्टीमीडिया प्रेजेंटेशन के लिए किया जाता है। आज के युग में शिक्षा में इसका बहुतायत से उपयोग हो रहा है। तो ये था मित्रों काफी लंबा बड़ा टॉपिक आपका, और लास्ट में थोड़ा स्पीड से बताया क्योंकि बहुत ज़्यादा लंबा टॉपिक है, वीडियो फिर लंबा बनता। जुकाम भी अभी ठीक हुई है। तो अब रेगुलर वीडियो आपको मिलते रहेंगे। एक दो दिन का बीच में व्यवधान ही रहा, यह आपको भी पता है। तो सूचना प्रौद्योगिकी के आधार हैं मित्रों। ये टॉपिक यहीं पर समाप्त होता है। अब नेक्स्ट वीडियो में आपको नया टॉपिक मिलेगा। देखते हैं, रीति विज्ञान वाला शुरू करवा देते हैं। आज का वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, अपने मित्रों के साथ में शेयर करना। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, जिससे आने वाले प्रत्येक वीडियो के नोटिफिकेशन आपको लगातार मिलते रहें। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए